आज हम डिस्कस करेंगे डॉपलर इफेक्ट इन मोबाइल कम्युनिकेशन। आपने डॉपलर इफेक्ट अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसके बाद अपनी फिजिक्स क्लास में भी पढ़ा होगा, +1 +2 में। पर हम मोबाइल कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे डॉपलर इफेक्ट को। तो ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये हमारा मोबाइल रिसीवर है। ये क्या है? मोबाइल है, मूव कर रहा है। तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, उसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी भेज रहा होगा, मानो 900 मेगाहर्ट्ज भेज रहा है, पर रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएंगी। ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर हमारा मोबाइल रिसीवर टावर की तरफ मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएंगी, अगर अवे फ्रॉम मोबाइल मूव कर रहा होगा फ्रिक्वेंसी कम हो जाएंगी। और ये चेंज इन फ्रिक्वेंसी इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। इसी चीज़ को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव्ड सिग्नल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इसी को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। अब इस चीज़ को हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट की हम डेरिवेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डॉपलर शिफ्ट। ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये मोबाइल रिसीवर है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या? इसने सिग्नल भेजा यहाँ को, पर अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस बना इसको हम डेल्टा एल से डिनोट करें। इतने डिस्टेंस का इसमें शिफ्ट आ गया। ये पाथ और ये पाथ इक्वल है, ये दो पाथ इक्वल लेंथ के। अगर हम ये पॉइंट ए ले लेते और ये पॉइंट बी पे पहुंच गया तो पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस का चेंज आ गया? डेल्टा एल का चेंज आ गया। ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डेल्टा एल का चेंज आ गया ड्यू टू मोशन। और अगर हम इस डिस्टेंस को डी ले लेते हैं, ये डिस्टेंस को हम डी ले लेते हैं, हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन ये ले लें कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ये अप्रोक्सीमेशन ट्रू होंगी अगर हमारा ट्रांसमीटर दूर है काफ़ी हमारे रिसीवर से। तो अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं हम, तो इसको भी हम थीटा ले सकते हैं इफ़ ट्रांसमीटर एंड मोबाइल रिसीवर आर अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, तो अगर हमने डेल्टा एल निकालना है कि चेंज इन पाथ कितना आया, वो आ जाएगा डेल्टा एल विल बी इक्वल टू डी कॉस थीटा। ओके, ये डिस्टेंस इसका कॉस थीटा। ओके, और डी क्या होगा? अगर मोबाइल रिसीवर हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डी की वैल्यू क्या होगी? वी डेल्टा टी, वेलोसिटी इनटू टाइम, कॉस थीटा। तो अगर हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारा फेज चेंज कितना आया रिसीव्ड सिग्नल में, चेंज इन फेज ऑफ रिसीव्ड सिग्नल ड्यू टू डिफरेंस इन पाथ लेंथ। पाथ लेंथ में डिफरेंस की वजह से फेज चेंज आ जाएगा रिसीव्ड सिग्नल में, क्योंकि यहाँ मूव कर चुका है। तो फेज चेंज को हम डेल्टा फाई से डिनोट करेंगे। तो फेज चेंज कितना आ जाएगा? 2 पाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाय लैम्डा। यही होगा ना जब वेवलेंथ से डिवाइड करेंगे हम पाथ लेंथ को, इसी को भी बोलते हैं हम फेज चेंज। तो ये आ जाएगा 2 पाई वी डेल्टा टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। और चेंज इन फ्रिक्वेंसी क्या होगा? ये तो चेंज इन फेज आया, अब चेंज इन फ्रिक्वेंसी क्या होगा? चेंज इन फ्रिक्वेंसी होगा एफ डी, इसी को हम डॉपलर शिफ्ट बोलेंगे। तो एफ डी क्या होगा? 1/2 पाई डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज को अगर हम 2 पाई से डिवाइड करें वो चेंज इन फ्रिक्वेंसी को डिनोट करता है। तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको 1/2 पाई से डिवाइड करेंगे और डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वी बाय लैम्डा कॉस थीटा। तो ये डिनोट कर रहा है हमारा डॉपलर शिफ्ट। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि फ्रिक्वेंसी चेंज क्यों हो रही है। फ्रिक्वेंसी चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा पाथ लेंथ चेंज हो रही है। पाथ लेंथ चेंज होने से हमारा फेज चेंज हो रहा है, उस वजह से हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जा रही है। और ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है चेंज इन फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने का। तो ये आया हमारा चेंज इन फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसीव्ड सिग्नल क्या होगी? जितनी फ्रिक्वेंसी भेजी प्लस डॉपलर शिफ्ट। तो हम एफ आर रिसीव्ड सिग्नल फ्रिक्वेंसी, इसको कैसे लिखेंगे हम? जितनी फ्रिक्वेंसी हमने भेजी थी टावर से प्लस डॉपलर शिफ्ट, यानी कि वी बाय लैम्डा कॉस थीटा। और लैम्डा को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम? लैम्डा को हम डिनोट कर सकते हैं सी बाय एफ सी से, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय जो फ्रिक्वेंसी हमने भेजी। तो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएंगी? एफ सी प्लस वी डिवाइडेड बाय सी एफ सी कॉस थीटा।
FC क्या डिनोट करा है, जितनी फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर ने भेजी, और FR क्या डिनोट करा है, जो हमें मिली। FR इज रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी और ये है ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी। तो ये रिलेशन बन गया हमारे पास। तो एक चीज एनालाइज करने वाली है, अगर हमारा रिसीवर ट्रांसमीटर की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कॉस थीटा क्या होगा उस केस में, पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा की वैल्यू उस केस में 0 से π/2 के बीच में आ जाएंगी, थीटा की वैल्यू। तो उस केस में हमारी कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव आएगा। यानी कि उस केस में जब हमारा रिसीवर ट्रांसमीटर की तरफ मूव कर रहा है, उस केस में हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ही आएंगी, क्योंकि ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लेता हूँ मैं। व्हेन मोबाइल रिसीवर इज मूविंग टूवर्ड्स बेस स्टेशन, उस केस में हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी, जो रिसीवर को फ्रिक्वेंसी मिली, वुड बी ग्रेटर देन ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ये फैक्टर उस केस में पॉजिटिव होगा। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी। अब अगर मोबाइल रिसीवर अवे मूव कर रहा है ट्रांसमीटर से, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में, इस केस में थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में होगी। जो एंगल रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में होगा वो π/2 से पाई के बीच में हो सकता है, अगर अवे मूव कर रहा है। मतलब अवे मूव करने का क्या मतलब है, यहाँ को मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टली, अगर बिल्कुल यहाँ को मूव कर रहा है तो हमारा एंगल कितना है, पाई का है। अगर हमारा यहाँ को मूव कर रहा है तो उस केस में हमारा एंगल π/2 और पाई के बीच में है। ओके, पर अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो हमारा एंगल 0 था, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो 0 to π/2 के बीच में था। तो यानी कि अगर अवे फ्रॉम रिसीवर मूव कर रहा है, मतलब यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, π/2 और पाई के बीच में मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी कम आएंगी, क्योंकि ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा तो हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, FC माइनस दिस फैक्टर। तो उस केस में हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी कम आएंगी ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी से। व्हेन मोबाइल रिसीवर इज मूविंग अवे फ्रॉम बेस स्टेशन, इसका मतलब है थीटा इज बिटवीन पाई एंड π/2, then received frequency will be less than transmitted frequency, क्योंकि ये फैक्टर नेगेटिव होगा। तो एंगल ऑफ मोशन पे डिपेंड करेंगी हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी, और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेंगी। जितनी ज़्यादा स्पीड से हमारा मोबाइल मूव करेगा, चेंज इन फ्रिक्वेंसी उतना ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, डॉपलर शिफ्ट उतना ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, जितनी ज़्यादा हाई स्पीड के लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, डॉपलर शिफ्ट का चैलेंज उतना ज़्यादा होगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, उस केस में कोई डॉपलर शिफ्ट नहीं थी, पर जितनी ज़्यादा हाई स्पीड के लिए हम टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करेंगे अपनी, उतनी ज़्यादा हमारा डॉपलर शिफ्ट आएगा। और यही कारण डॉपलर शिफ्ट ही एक बड़ा फैक्टर होता है कि जब हमारा मोबाइल मूव करता है तो हमारी स्पीड कम आ जाती है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हमारी डाटा स्पीड ज़्यादा होती है, जबकि जितनी ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करती है कोई ऑब्जेक्ट तो हमारी डाटा स्पीड कम हो जाती है। तो डॉपलर शिफ्ट एक मेन कारण है जिस वजह से हमारी मूव करते हुए डाटा स्पीड कम आती है। जितनी ज़्यादा फास्ट मूविंग व्हीकल में हम ट्रैवल करते हैं, हमारी डाटा स्पीड कम हो जाती है, और स्टेशनरी होते हैं जब हमारी डाटा स्पीड ज़्यादा होती है। तो डॉपलर शिफ्ट कारण है इस चीज़ के पीछे। आगे हम डिस्कस करेंगे, हम अगला ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डॉपलर शिफ्ट के कारण फेडिंग की प्रॉब्लम आती है। 2 टाइप की फेडिंग डिस्कस करेंगे हम, फास्ट फेडिंग एंड स्लो फेडिंग। डॉपलर शिफ्ट के कारण फेडिंग की दिक्कत आ जाती है, और डॉपलर शिफ्ट के कारण हमारी हाई स्पीड मूविंग व्हीकल में डाटा स्पीड भी कम हो जाती है। अब हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के लिए देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 900 मेगाहर्ट्ज के केस में कितना चेंज आएगा। 900 मेगाहर्ट्ज 2G की फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर हमारा ट्रांसमीटर 900 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल भेज रहा है और हमारा रिसीवर मूव कर रहा है, हम 3 सिनेरियो लेंगे। एक सिनेरियो में हमारा रिसीवर 70 km/h की वेलोसिटी से, और दूसरा सिनेरियो लेंगे हम अपोजिट मूव कर रहा है, और तीसरा सिनेरियो लेंगे हम हमारा रिसीवर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इन 3 केसेस के लिए हम डिस्कस करेंगे कि हमारा डॉपलर शिफ्ट क्या आएगा, और हमारे 2G फ्रिक्वेंसी के लिए कैलकुलेट करेंगे 900 मेगाहर्ट्ज के लिए कि हमारा फ्रिक्वेंसी कितनी चेंज होगी। आप सेम कैलकुलेशन 4G के लिए भी कर सकते हैं। 4G के केस में 2300 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होगी, और 3G के लिए भी कर सकते हैं सेम कैलकुलेशन, जहाँ 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होंगी। पर हम 900 मेगाहर्ट्ज के लिए करेंगे कैलकुलेशन। अगर हमारी व्हीकल 70 km/h की स्पीड से मूव कर रही है तो कितना डॉपलर शिफ्ट आएगा। तो पहला केस हम ले लेते हैं। मोबाइल इज मूविंग टूवर्ड्स बेस स्टेशन विद 70 km/h। तो इस केस में ये क्या है, वेलोसिटी v। हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या है,
900 मेगाहर्ट्ज़। वी को अगर हम मीटर स्केल में चेंज करना है तो वी क्या आ जाएंगी 70 इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, डिवाइड बाय 3600 मीटर पर सेकंड, और ये आ जाएगा 19.44 मीटर पर सेकंड। तो हम इस केस के लिए कैलकुलेशन करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएंगी, एफ आर विल बी इक्वल टू, एफ सी क्या है इस केस में 900 मेगाहर्ट्ज़, 900 प्लस वी वेलोसिटी कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर, 19.44 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट, मल्टीप्लाइड बाय एफ सी क्या है 900 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि 900 इंटू 10 की पावर 6 कॉस थीटा, इस केस में थीटा क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री क्या हुआ 1। ओके, तो ये बन जाएंगी हमारी कैलकुलेशन, रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी इतनी आ जाएंगी, दैट विल बी इक्वल टू 900 प्लस ये पूरा फैक्टर क्या बना, ये पूरा फैक्टर बना 0.0000589 मेगाहर्ट्ज़, ये मेगाहर्ट्ज़ में बना, 10 की पावर 6 पे लेंगे। ओके, ये पूरा फैक्टर मेगाहर्ट्ज़ में इतना बना 10 की पावर 6। ओके, और ये आ गया 900.0000589 मेगाहर्ट्ज़। तो हमने भेजा 900 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल था, मिला हमें कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, अगर हमारा रिसीवर टूवर्ड्स द बेस स्टेशन मूव कर रहा था, टावर की तरफ मूव कर रहा था। अब अगर इससे अपोजिट सिनारियो हमारा अवे फ्रॉम टावर मूव कर रहा है सेम स्पीड से, तो उस केस में हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएंगी, इस केस के लिए हमारी एंगल जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएंगी इस केस के लिए, एफ आर विल बी इक्वल टू 900 इंटू 10 की पावर 6, सेम फैक्टर आएगा बस माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री -1 हो जाएगा, तो सेम फैक्टर आएगा, बस ये फैक्टर माइनस में आएगा, इंटू 10 की पावर 8 इंटू 900 इंटू 10 की पावर 6, और ये आ जाएगा 900 माइनस 0.0000589 इंटू 10 की पावर 6, और ये बना 899.9999411 मेगाहर्ट्ज़। तो अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था अवे फ्रॉम बेस स्टेशन, तो उस केस में हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी कम आई, भेजी हमने 900 मेगाहर्ट्ज़ थी, पहुंची हमें इतनी। अब अगर हमारा मोबाइल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मतलब हमारा थीटा 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री, उस केस में हमारा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री विल बी 0, यानी कि ये पूरा फैक्टर बन जाएगा 0, तो यानी कि रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो अगर हमारा मोबाइल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज़ ही रहेंगी, इस केस में हमारा चेंज नहीं आएगा। ओके, अगर हमारा एंगल इसके बीच में होगा, हमारा मोबाइल इस डायरेक्शन में मूव करेगा 0 और 90 के बीच में, तो हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएंगी, और अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएंगी, रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी कम हो जाएंगी, और बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उस केस में हमारी रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई होप आज आपको डॉपलर शिफ्ट समझ आ गया होगा कि डॉपलर शिफ्ट हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावित कर रहा है। अगले ट्यूटोरियल में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि डॉपलर शिफ्ट के कारण हमारी फेडिंग की प्रॉब्लम आएंगी, और डॉपलर शिफ्ट के बेस पे हम फास्ट फेडिंग और स्लो फेडिंग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम अपनी फेडिंग को, और एक कोहेरेंस टाइम वाली टर्म सामने आएंगी जिससे हम करेक्टराइज करेंगे डॉपलर शिफ्ट को। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा यह ट्यूटोरियल ये जरूर कमेंट कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, वो भी कमेंट कीजिए। मीट यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल।